जय हिंद। अब नेक्स्ट चैप्टर आज से हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम जो है वो पिछले क्लास में समाप्त हो गया था। आज से हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है नियंत्रण एवं समन्वय। एक नया चैप्टर है यूनिट 2 का। इसको चैप्टर 5 के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है कि हम लोगों के शरीर में या पेड़ पौधे के शरीर में जो कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं का जो नियमन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, उनका नियमन कैसे होता है, उनका नियंत्रण कैसे होता है, और कैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंग जो होते हैं वो मिल करके एक साथ किसी कार्य को करते हैं। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो आपका वो नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इसको समझना है, सिंपल चैप्टर है, आसानी से समझ में आता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नियंत्रण तो आप लोग जानते होंगे कि शरीर के विभिन्न क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है, कैसे होता है, उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले एक टर्म आता है कि समन्वय क्या होता है। समन्वय के बारे में हम लोग समझते हैं, और समन्वय का सीधा सा मतलब होता है कि हम लोग में किसी भी एक कार्य को करने के लिए कई अंग या अंग तंत्र जो है वो भाग लेते हैं। जैसे सिंपल सी एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जब हमको चलना होता है तो चलने में जो मुख्य काम होता है वो किसका होता है, आपके अनुसार पैर का होता है। लेकिन उस पैर को चलने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसमें जो मसल्स होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना पड़ता है, और ये संकेत कौन भेजता है, ब्रेन भेजता है। फिर आपको रास्ता दिखाता है, आपके आँख जो है वो आपको रास्ता दिखाते हैं। हाथ जो होता है वो आगे पीछे होता है, वो आपके शरीर को क्या करता है, बैलेंस करता है। शरीर के विभिन्न कोशिकाएं जो हैं उस चलने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर एक काम है चलना, लेकिन इस काम को करने के लिए कई शरीर के कई अंग एवं अंग तंत्र क्या हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो जब शरीर के विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए, या कह सकते हैं कि जब शरीर की क्रिया विभिन्न अंगों के द्वारा पूर्ण होती है और सभी अंग जो होते हैं वो एक दूसरे के कार्य में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समन्वय बोलते हैं। तो पहला हेडिंग आएगा इस चैप्टर का आपका, वो आएगा समन्वय। समन्वय समन्वय कोऑर्डिनेशन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जब शरीर के विभिन्न अंग एवं अंग तंत्र, जब शरीर के विभिन्न अंग एवं अंग तंत्र एक साथ किसी कार्य को करते हैं या एक दूसरे के कार्य में सहायता करते हैं, तो उसे समन्वय कहा जाता है। समन्वय कहा जाता है। जैसे हम लोग सीधा सा समन्वय समझते, जैसे हमको खाना होता है तो खाना जो है उसको तोड़ के मुंह में डालता है, हाथ वो तोड़ता है, फिर उसको चबाने का जो काम करता है वो दांत करता है, उसको पलटने का काम जीभ करता है, उसको मुलायम करने का काम लार ग्रंथि करता है। फिर निकलते हैं तो फूड पाइप के द्वारा आमाशय में जाता है, आमाशय उसको पचाता है, आमाशय से वो भोजन जो है वो छोटी आंत में जाता है, वहाँ पर अवशोषित होता है, वहाँ से बड़ी आंत में जाता है। तो ये एक काम है खाने की क्रिया, पाचन क्रिया। और इसको एक काम को करने के लिए हमारे शरीर के कई अंग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं और एक दूसरे के कार्य में क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। तो जब शरीर के विभिन्न अंग एवं अंग तंत्र एक साथ किसी कार्य को करते हैं और उसके कार्य एक दूसरे के कार्य में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समन्वय या कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग में जो नियंत्रण, ये जो विभिन्न कार्यों का नियंत्रण हो रहा है वो किसके द्वारा। तो अगर हम जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में जो नियंत्रण होता है वो दो चीज़ों के साथ काम करने से होता है। एक तो होता है हमारा तंत्रिका तंत्र, हम लोग 9th क्लास में तंत्रिका उत्तक में पढ़े थे न्यूरॉन कोशिका के बारे में। तो एक तो होता है हम लोगों का तंत्रिका तंत्र जो हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और दूसरा होता है हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि, जिनसे कई प्रकार के रासायनिक हार्मोन स्रावित होते हैं। और ये तंत्रिका तंत्र और रासायनिक हार्मोन दोनों जब साथ मिलकर के हमारे के अंदर क्या करते हैं,
रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय में सहायता करते हैं। जबकि अगर हम लोग पौधों की बात करें तो पौधों में तंत्रिका तंत्र मौजूद नहीं होते हैं, उनमें सिर्फ एक प्रकार का नियंत्रण पाया जाता है और वो होता है केवल और केवल कौन, रासायनिक नियंत्रण। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि पौधों में किस प्रकार का नियंत्रण होता है, तो पौधों में केवल और केवल रासायनिक नियंत्रण होता है। जबकि जंतुओं की बात करें, जंतुओं में शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र एवं रसायन दोनों के द्वारा होता है। तो यहीं पर लिखेंगे नीचे एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे, जंतुओं में शारीरिक क्रियाओं का नियमन या नियंत्रण तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, ये ऐसे ग्रंथि होते हैं जो हमारे शरीर में हार्मोन स्रावित करते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के संयुक्त कार्य करने से होता है, कार्य करने से होता है। जबकि इसी में लिखेंगे, जबकि पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण, जबकि पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है। जंतुओं में दोनों प्रकार का नियंत्रण हो रहा है, रासायनिक नियंत्रण भी हो रहा है। और रासायनिक नियंत्रण कौन कर रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथि, और तंत्रिकीय नियंत्रण भी हो रहा है। लेकिन पौधे जो होते हैं उनमें केवल और केवल कौन सा नियंत्रण होता है, रासायनिक नियंत्रण होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पौधों में तंत्रिका तंत्र मौजूद नहीं होता है। तो यहाँ पर कि हम आपको बता दिए कि हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाओं का नियमन होता है वो तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के द्वारा होता है। तो इसको आप पहले नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रण कैसे होता है और अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा कैसे होता है। तो इसको हम लोग अंतर के रूप में भी पढ़ सकते हैं और इसका तुलना के रूप में भी। तो एग्जाम में पूछेगा कि अंतर लिखिए, तो इसको लिख सकते हैं जो अभी लिखवाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। और या तुलना करने के लिए कहेगा तो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो हेडिंग डाल सकते हैं, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं रासायनिक नियंत्रण में अंतर। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं रासायनिक नियंत्रण में अंतर। तो दो कॉलम बनेगा छोटा छोटा इस तरह से, और एक तरफ लिखेंगे तंत्रिकीय नियंत्रण, तंत्रिका तंत्र, और दूसरा तरफ लिखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। एक तरफ लिखेंगे तंत्रिकीय नियंत्रण और एक तरफ लिखेंगे रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण या अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। बारी बारी समझेंगे। तंत्रिकीय नियंत्रण जो होता है ये एक विशेष प्रकार के कोशिका के द्वारा संपन्न होता है और उस कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन कहते हैं। हम लोग पढ़े थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई टच कर रहा है तो यहाँ से आवेग का जो सूचना है वो हमारे दिमाग के पास पहुँचा, तो उस सूचना को हमारे दिमाग के पास ले जाने के लिए क्या होता है, हम लोगों के शरीर में एक विशेष प्रकार के कोशिका होता है और उस कोशिका को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन कहते हैं। जिसमें लिख सकते हैं कि इसमें कौन भाग लेता है, या इसमें नियंत्रण तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिका का नाम क्या है, न्यूरॉन। लिख भी सकते हैं, न्यूरॉन के द्वारा होता है, न्यूरॉन के द्वारा होता है। और इसमें रासायनिक नियंत्रण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। इसमें लिख सकते हैं, इसमें नियंत्रण हार्मोन के द्वारा होता है। ये हार्मोन क्या होते हैं, बार बार आ रहा है। तो अंतःस्रावी, ये जो ग्रंथि है उस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले रसायन को हम लोग क्या बोलेंगे,
हार्मोन कहेंगे। दूसरा देखेंगे तो इसमें सूचना विद्युतीय आवेग के रूप में गमन करती है। विद्युतीय आवेग इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में गमन करती है। कहने का मतलब जैसे स्विच ऑन होता है, बल्ब जल जाता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे ही इसमें क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के बाह्य उद्दीपन आपको मिलता है तो क्या होता है, तुरंत जानकारी मिलता है। ये क्या होता है, विद्युतीय आवेग के रूप में होता है, काफ़ी तीव्र गति से होता है। और इसमें हम लोग बात करें तो यह रासायनिक आवेग के रूप में होता है। इसमें सूचना रासायनिक आवेग के रूप में इसमें सूचना रासायनिक आवेग के रूप में गमन करती है। ठीक, तो इसमें था विद्युतीय आवेग के रूप में गमन कर रहा था, इसमें किसके रूप में गमन कर रहा है, रासायनिक आवेग के रूप में गमन कर रहा है। अब नेक्स्ट अगर देखें तो ये जो होता है वो काफी तीव्र गति से होता है। यह तीव्र गति से होता है। अब ये बताया कि स्विच ऑन करें और बल्ब जलता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे ही आपको टच करता है कोई तो आपको तुरंत मालूम चल जाता है। तो ये क्या हो रहा है, काफी तीव्र गति से हो रहा है। जबकि रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है वो हार्मोन जो है वो शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड के द्वारा पहुंचता है और ये धीरे धीरे काम करता है। इसको लिख सकते हैं, यह मंद गति से होता है। मंद गति से होता है। जैसे मान लीजिए हार्मोन का आपके शरीर में कोई कमी हो रहा है तो उस हार्मोन के कमी के बारे में आपको तुरंत जानकारी नहीं मिलेगा, वो धीरे धीरे क्या होंगे, वो कम होते जाएंगे और उसके लक्षण दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज होना है तो ऐसा नहीं कि कल हार्मोन बंद हुआ और स्रावित होना बंद हुआ और आज उसको डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो हार्मोन स्रावित होना धीरे धीरे बंद हो जाएगा और उसके बंद होने से काफ़ी लंबे समय के बाद क्या होंगे, उसके लक्षण दिखाई देने लगेंगे। तब तो ये काफ़ी धीरे गति से जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है इसके जो कार्य होते हैं काफ़ी धीमी गति से होते हैं, मंद गति से होते हैं। जबकि तंत्रिका तंत्र के साथ ऐसा नहीं है, इसके जो कार्य होते हैं वो काफ़ी तीव्र गति से होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यह निर्देशित अंग पर काम करता है। निर्देशित अंग पर कार्य करता है। निर्देशित अंग पर कार्य करने का मतलब है कि अगर आपके यहाँ पर बाएं साइड में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका ब्रेन जो होगा वो इस बाएं साइड के बारे में बताएगा। मान लीजिए यहाँ पर मच्छर बैठ गया बाएं साइड में, तो ऐसा नहीं है कि ये जो ब्रेन है वो इस हाथ को कहेगा कि नीचे पैर पर मार दो, ये यहीं पर मारने के लिए कहेगा। ये क्या होता है, ये हमारे शरीर के उसी अंग में से मान लीजिए आपके पैर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो वो संकेत किसके पास भेजेगा, पैर के पास भेजेगा, ना कि हाथ के पास भेजेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये तंत्रिका तंत्र होता है वो हमेशा टारगेट ऑर्गन पर काम करता है, निर्देशित अंग पर काम करता है। उस सिचुएशन में जिस अंग की जरूरत है वहीं पर क्या होता है, इसके द्वारा सूचना पहुंचता है। जबकि इसके साथ ऐसा नहीं होता है, ये शरीर के विभिन्न भागों में एक साथ काम करता है। इसमें लिख सकते हैं, यह शरीर के विभिन्न भागों में एक साथ कार्य करता है। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे डर लगता है तो डर जो लगता है वो हार्मोन स्रावित होता है तब लगता है। एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है और वो हार्मोन जो है वो पूरे शरीर में फैलता है तो आपके पूरे शरीर में उसके लक्षण दिखाई देना शुरू होते हैं। डर की स्थिति में पूरा शरीर जो होता है वो कंपन कर लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, जो रोम होते हैं वो खड़ा हो जाते हैं, आँख का जो पिपुल होता है वो डायलेट कर जाता है, तो ये सांस आपके तीव्र हो जाते हैं, धड़कन बढ़ जाता है। तो ये क्या हो रहा है, पूरे शरीर पर ये एक साथ काम करता है, कई भागों में एक साथ काम करता है। और इसके साथ ऐसा नहीं है, इसके साथ क्या है, ये टारगेट ऑर्गन पर काम करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट देखें तो इसका प्रभाव कम समय के लिए होता है। कम समय के लिए होता है।
कम समय के लिए हो, तंत्रिकीय जो प्रभाव होते हैं वो आपके बॉडी पर कम समय के लिए होते हैं। जैसे आपको कोई यहाँ पर छुपा के चला गया तो उसका प्रभाव जो है आपके दिमाग में थोड़ा देर के लिए रहेगा, फिर समाप्त हो जाता है। जबकि रासायनिक हार्मोनिक जो हार्मोन है, हार्मोन से किसी प्रकार के आपके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसका प्रभाव जो होता है वो लंबे समय तक क्या होता है, आपके बॉडी में बना रहता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। ये हो गया तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय में अंतर। तंत्रिकीय नियंत्रण एक तरफ और एक तरफ रासायनिक नियंत्रण या अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ना है और वो है आपका अनुवर्तन। अनुवर्तन क्या होता है, ट्रोपिज्म होता है। ट्रोपिज्म का सीधा सा मतलब होता है कि बाह्य उद्दीपन। बाह्य उद्दीपन का मतलब होता है कि बाहर से मिलने वाले, जैसे मान लीजिए सनलाइट है तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, उद्दीपन होता है। या किसी कोई भी चीज़ जिससे आपके शरीर में क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। जैसे आप लोहा, गर्म लोहा है, उसको छूते हैं तो आपको गर्म ही लगता है, तो वो जो लोहा को छूने के बाद आपको गर्म लग रहा है तो वो गर्म आपको क्या मिला, उद्दीपन। और आप छोड़ दिए तो उसको क्या कर दिए, प्रतिक्रिया देते हैं, ये होता है उद्दीपन। और उसी उद्दीपन के अनुसार होने वाली जो गति होती है, उसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवर्तन कहते हैं। जब कोई जीव या पदार्थ जीव जो होता है वो बाह्य उद्दीपन के अनुसार क्या करता है, किसी भी प्रकार का गति को प्रदर्शित करता है, किसी प्रकार की गति करता है, तो उस गति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। तो लिख सकते हैं इसमें उद्दीपन क्या होता है, सॉरी अनुवर्तन क्या होता है कि बाह्य उद्दीपन के अनुसार होने वाले, बाह्य उद्दीपन के अनुसार होने वाले गति को, बाह्य उद्दीपन के अनुसार होने वाले गति को अनुवर्तन कहते हैं। अनुवर्तन कहते हैं। उद्दीपन यहाँ पर आपको समझ में आ चाहिए, कोई भी टच हो गया, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, या किसी भी चीज़ का नुकीला चीज़ हो गया जिससे आपको अंग प्रतिक्रिया, जैसे मान लीजिए कोई आपको हथौड़ी से मारने जा रहा है, तो वो हथौड़ी से मारने जा रहा है तो वो आपको क्या देना चाह रहा है, उद्दीपन। और आप अपने पैर को क्या कर लीजिएगा, पीछे खींच लीजिएगा तो आप क्या दीजिएगा, प्रतिक्रिया। तो कोई भी चीज़ जो आपको प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। इसको हम लोग चैप्टर 1 में ही पढ़ चुके थे, सजीव और निर्जीव के अंतर के समय। ये उद्दीपन के अनुसार क्या होता है, जब कोई जीव जो है वो किसी भी प्रकार का गति करता है, गति प्रदर्शित करता है, तो ऐसे गति को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवर्तन कहते हैं। और नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है अनुवर्तनी गति। अनुवर्तनी गति, अनुवर्तनी गति क्या होता है, ट्रोपिक मूवमेंट। ट्रोपिक मूवमेंट ये क्या होता है, अब यही जो गति है ये पौधा में अगर होता है, उद्दीपन के अनुसार पौधा का कोई भाग जो है वो गति करता है, तो उस गति को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुवर्तनी गति कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं, जब बाह्य उद्दीपन के अनुसार, जब बाह्य उद्दीपन के अनुसार पौधा के किसी भाग में गति होती है, तो उसे अनुवर्तनी गति कहते हैं। तो उसे अनुवर्तनी गति कहते हैं। तो पौधा का कोई भाग, पौधा जो होता है वो हम लोग ये सब मान लीजिए ये गति ऐसे नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा कि पौधा जो है वो चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाएगा। तो पौधा जो है वो किसी भी उद्दीपन के अनुसार गति कैसे करते हैं, तो वो अपने विभिन्न अंग जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, चाहे वो तना है, जड़ है, उसकी वृद्धि के द्वारा वो क्या करते हैं, उस प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं, नोट पौधों में गति विभिन्न भागों के, पौधा के विभिन्न भाग बोलते हैं, जड़, तना और पत्तियां जो हैं, विभिन्न भागों के वृद्धि द्वारा प्रदर्शित
होती है। पौधा जो होते हैं उनमें गति हो रहा है कि नहीं ये पता करना, तो उनमें वृद्धि को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं या आप शरीर के विभिन्न भागों को क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं आवश्यकता अपने अनुसार, तो ऐसा नहीं है। तो उनमें जो भी गति होता है वो किसके द्वारा होता है, वो उस गति को वृद्धि के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जब ये वृद्धि या गति जो है वो बाह्य उद्दीपन के अनुसार पौधों में हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनुवर्तनी गति कहेंगे। तो ये है आपका दो डिफिनेशन। इसके बाद इसके टाइप पढ़ना है अनुवर्तन के प्रकार, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं अनुवर्तन के प्रकार। अब अनुवर्तन के प्रकार जो होता है, अनुवर्तन को हम लोग उद्दीपन के अनुसार बांटते हैं कि उद्दीपन क्या है, ठीक है ना। और जैसा उद्दीपन होता है उसी प्रकार के अनुवर्तनी को हम लोग बांटते हैं। तो उद्दीपन के आधार पर जो अनुवर्तन होते हैं इनको हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म होता है। यहाँ पर उद्दीपन जो होगा वो कौन होगा, प्रकाश होगा। सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं गुरुत्व अनुवर्तन। गुरुत्व अनुवर्तन, गुरुत्व का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जो अर्थ के सरफेस के द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाया जाता है। तो वो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो वो यहाँ पर उद्दीपन का काम करेगा और उसको बोलेंगे गुरुत्व अनुवर्तन या जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म। थर्ड जो होता है वो होता है जलानुवर्तन। जलानुवर्तन। अब यहाँ पर जो उद्दीपन होगा वो कौन होगा, जल होगा और इसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म। फोर्थ जो होगा वो होता है रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन। और रासायनिक अनुवर्तन जो होता है इसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। कीमो का मतलब केमिकल, कीमोट्रोपिज्म। और फिफ्थ जो होता है उसको बोलेंगे स्पर्श अनुवर्तन। स्पर्श का मतलब होता है टच, तो थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का यहाँ पर मतलब है टच या स्पर्श। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब इसके बाद बारी बारी से वो जो अनुवर्तन के प्रकार है उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, जैसे जनरली एक बॉक्स ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये बॉक्स है और इस बॉक्स में क्या कर देते हैं, एक पौधा लगा देते हैं। इसमें पौधा, और यहाँ पर एक होल कर देते हैं, इस तरह से छिद्र कर देते हैं, और जिससे प्रकाश जो है, लाइट जो है, सनलाइट वो इधर से क्या करे, इंटर कर सके। तो सनलाइट जो है वो इधर से इंटर करेगा। तो ये पौधा जो है जब इसके अंदर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा तो आप देखेंगे ये जो पौधा है वो सीधे इस तरह से सीधे ना बढ़ करके वो क्या होगा, इस तरह से मुड़ेगा और मुड़ करके ये किसके दिशा में बढ़ना शुरू करेगा, लाइट के दिशा में बढ़ना शुरू करेगा। और एक समय ऐसा होगा कि ये पौधा जो है वो इस डब्बा से, इस छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये पौधा उधर बढ़ रहा है जिधर से कौन आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, ठीक है, लाइट आ रहा है। तो ये पौधा में जो वृद्धि हो रहा है या गति हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, लाइट के कारण हो रहा है। और जब पौधा का कोई भाग जो होता है वो लाइट के कारण, प्रकाश के कारण क्या करता है, वृद्धि करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। या कह सकते हैं कि जब पौधा का कोई भाग जो है वो प्रकाश के दिशा में गति करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश अनुवर्तन कहेंगे। तो इसको लिख सकते हैं, प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, जब पौधा का कोई भाग प्रकाश के दिशा में गति करता है तो उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं, तन कहते हैं।
तो उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर ये जो बढ़ रहा है वो कौन बढ़ रहा है, जड़ जा रहा है प्रकाश की दिशा में कि तना, तो पौधा का ये तना वाला जो भाग है वो किसकी दिशा में वृद्धि कर रहा है, लाइट की दिशा में वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रकाश अनुवर्तन प्रदर्शित करता है वो पौधा का कौन सा भाग प्रदर्शित करता है, तना प्रदर्शित करता है। तना ही सूर्य के प्रकाश की दिशा में बढ़ता है, जड़ प्रकाश अनुवर्तन प्रदर्शित नहीं कर, जड़ तो नीचे की ओर जा रहा है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल जो होगा, जैसे तना की गति, तना की गति। अब ये जो तना है वो सूर्य के दिशा में, प्रकाश की दिशा में गति कर रहा है, तो इसको बोलेंगे कि ये पॉजिटिव प्रकाश अनुवर्तन प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन जड़ जो है वो सूर्य की दिशा में नहीं, सूर्य से विपरीत दिशा में या प्रकाश से विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो जो जड़ होगा वो निगेटिव प्रकाश अनुवर्तन प्रदर्शित करेगा। तना के लिए कोई भी वह भाग जो उद्दीपन के दिशा में बढ़ेगा उसके लिए हम लोग पॉजिटिव शब्द का प्रयोग करेंगे, और उद्दीपन से विपरीत दिशा में अगर जा रहा है तो उसके लिए निगेटिव। जैसे प्रकाश की दिशा में भी तना बढ़ रहा था, तो तना कैसा फोटोट्रोपिज्म प्रकाश अनुवर्तन शो कर रहा है, तो तना जो है वो पॉजिटिव प्रकाश अनुवर्तन शो करता है। जबकि जड़ जो होता है वो प्रकाश की दिशा में गति नहीं कर रहा है, वो प्रकाश से दूर जा रहा है, तो जड़ जो है वो कैसा, निगेटिव प्रकाश अनुवर्तन। तो ये पॉजिटिव निगेटिव आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, सिर्फ ध्यान रखना है, इसलिए हम ऐसी ओरली ही बोल दिए हैं। अगर आपको पूछेगा कि पौधा का कौन सा भाग प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करता है, तो वो कौन सा भाग प्रदर्शित करेगा, तना, क्योंकि तना जो होता है वही प्रकाश की दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। नेक्स्ट जो आता है दूसरा, वो आपका आएगा गुरुत्व अनुवर्तन। गुरुत्व अनुवर्तन, गुरुत्व अनुवर्तन जो होता है इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। अब इसमें बताते हैं कि उद्दीपन कौन होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो इसमें लिख सकते हैं, जब पौधा का कोई भाग गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गति करता है, तो उसे गुरुत्व अनुवर्तन कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो कौन हो जाएगा, जड़ की गति। जैसे जड़ की गति। अब यहाँ पर देखिए उसका ठीक उल्टा है, जड़ जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा में जा रहा है, तो अभी बताया कि जो उद्दीपन की दिशा में गति करेगा उसके लिए पॉजिटिव टर्म का, तो यहाँ पर जड़ जो है वो पॉजिटिव गुरुत्व अनुवर्तन प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन तना जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में गमन करता है, तो तना के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि तना जो होता है वो निगेटिव गुरुत्व अनुवर्तन प्रदर्शित करता है। दोनों में समझिएगा, यहाँ पर प्रकाश अनुवर्तन की अगर बात करें तो तना जो है वो प्रकाश की दिशा में गति कर रहा है, तो प्रकाश की दिशा में गति कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव प्रकाश अनुवर्तन। तना जो है वो पॉजिटिव प्रकाश अनुवर्तन प्रदर्शित करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में तना मूव कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि तना जो है वो निगेटिव गुरुत्व अनुवर्तन। तना जो है वो प्रकाश के लिए पॉजिटिव अनुवर्तन प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करें तो वही तना जो है वो निगेटिव गुरुत्व अनुवर्तन प्रदर्शित करेगा। जड़ के बारे में अगर बात करें तो जड़ जो होता है वो प्रकाश से दूर भाग रहा था, तो जड़ के लिए निगेटिव प्रकाश अनुवर्तन हम लोग बोले थे। लेकिन यहाँ पर जड़ जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में जा रहा है, इसलिए जड़ यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव गुरुत्व अनुवर्तन होगा। तो ये इस प्रकार से आपको याद रखना है कि पौधा का कौन सा भाग जो है वो किस प्रकार का अनुवर्तन शो कर रहा है, तना पॉजिटिव प्रकाश अनुवर्तन, और जड़ कौन सा, गुरुत्व अनुवर्तन। और गुरुत्व अनुवर्तन में भी पॉजिटिव गुरुत्व अनुवर्तन। नेक्स्ट अगर थर्ड देखें तो आता है जलानुवर्तन। जलानुवर्तन का मतलब होता है हाइड्रोट्रोपिज्म। अब यहाँ पर जो उद्दीपन होगा वो कौन होगा, जल होगा। जब पौधा का कोई भाग जल की दिशा में गति करता है तो उसे जलानुवर्तन कहते हैं। और इसका भी जल के दिशा में कौन जाएगा, जल कौन सोखता है, तो होता है जड़। तो इसका भी एग्जाम्पल जो होगा वो बन जाएगा, जड़ हो जाएगा। जैसे
जड़ की गति। इसको भी क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको याद करिए। और इसमें तना की गति, ये जड़ की गति या जड़ की गति, जो एग्जाम्पल लिखे उसको कि कौन सा एग्जाम्पल जो है वो किस प्रकार के अनुवर्तन को प्रदर्शित करता है, उसको याद कर लेना है। नेक्स्ट जो है चौथा, वो आपका है रासायनिक अनुवर्तन। अब यहाँ पर जो उद्दीपन होगा वो कौन होगा, रसायन होगा। इसको कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। कह सकते हैं कि जब पौधा का कोई भाग जो है वो रसायन की दिशा में गति करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। जब पौधा का कोई भाग रसायन की दिशा में गति करता है तो उसे रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होता है, जैसे होता है पराग नलिका की गति। पराग नलिका, पॉलन ट्यूब को बोलते हैं। पराग नलिका की गति, जैसे कोई पौधा जो होता है उसको प्रजनन करना होता है, ये पौधा का जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मादा जनन चक्र होता है। तो यहाँ पर जब इसको प्रजनन करना होता है तो जो पराग कण है, ये नर गैमीट होता है, नर युग्मक होता है, ये नर युग्मक और ये मादा जनन चक्र, इसको बोलते हैं मादा जनन चक्र। तो यहाँ पर जब मादा जनन चक्र पर नर युग्मक पहुँचता है तो ये यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या होता है, सबसे पहले ये जो है ये अंडाशय है मादा जनन चक्र का, और ये अंडाशय क्या करता है, एक प्रकार का केमिकल स्रावित करता है, रसायन स्रावित करता है, ठीक है। और जैसे ही रसायन स्रावित होता है तो नर युग्मक जो है वो इस प्रकार के एक नलिकाकार संरचना का निर्माण करता है, और ये जो नलिकाकार संरचना का जिसका निर्माण कर इसको बोलते हैं पराग नलिका। पराग नलिका, तो ये जो पराग नलिका का वृद्धि हो रहा है वो किसके दिशा में हो रहा है, रासायनिक दिशा में। और ये रसायन कौन स्रावित कर रहा है, अंडाशय। कब, जब नर युग्मक जो होता है वो मादा जनन चक्र के ऊपर पहुंचता है तब। तो अब जैसे ही यहाँ पर रसायन स्रावित होता है तो ये जो नर युग्मक है ये क्या करता है, इस प्रकार के नलिकाकार संरचना का निर्माण करता है, और इस नलिकाकार संरचना को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पराग नलिका। और फिर इसी पराग नलिका के द्वारा ये जो नर युग्मक है वो धीरे धीरे कहाँ पहुँचता है, अंडाशय के अंदर पहुंचता है, और निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये जो पराग नलिका का गति हो रहा है वो रसायन की दिशा में गति हो रहा है, और इस प्रकार की गति जब रसायन के कारण होती है तो ऐसे अनुवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अनुवर्तन। इसके बारे में हम लोग दोबारा एक बार फिर पढ़ेंगे, आपको भले याद न रहे लेकिन हमको याद रहेगा, और वो हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लोग पादप प्रजनन पढ़ रहे होंगे तब आपको वहाँ पर हम याद दिलाएंगे। तो इसका ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि पराग नलिका की जो गति होती है वो रासायनिक अनुवर्तन। आपसे प्रकाश अनुवर्तन पूछेगा तो आप तना बता दीजिएगा, जल अनुवर्तन या गुरुत्व अनुवर्तन पूछेगा तो आप जड़ बता दीजिएगा, लेकिन रासायनिक अनुवर्तन पूछता है तो लोगों को दिक्कत होती है, और दिक्कत इसलिए कि नया शब्द आपके लिए आता है। तो ये पराग नलिका जो होता है वो कैसा अनुवर्तन प्रदर्शित करता है, रासायनिक अनुवर्तन, इसको ध्यान से याद रखना। इसके बाद एक और बचा हुआ है और वो है स्पर्श अनुवर्तन। पांचवा, स्पर्श अनुवर्तन, थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म ये क्या होता है, टच। जब पौधा का कोई भाग, जब पौधा का कोई भाग स्पर्श के कारण या स्पर्श के दिशा में गति करता है तो उसे स्पर्श अनुवर्तन कहते हैं। अब ये स्पर्श की दिशा में गति कैसे होगा, तो आप लोग घरों में
बहुत सारा पौधा, लर के पौधा देखे होंगे, और वो जो लर का पौधा होता है उसमें इस प्रकार का तिरछा तिरछा निकला हुआ होता है। अब ये जो पतला पतला धागा नुमा संरचना होता है, ये आसपास के जो दीवार होता है, आसपास का जो लकड़ी रखा हुआ होता है, उसी से क्या होते हैं लपेटा लेकर के पौधा को सहारा देते हैं और पौधा को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। तो ये जो है वो स्पर्श को के द्वारा क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि आसपास क्या चीज़ है जिसको वो पकड़ करके पौधा को ऊपर चढ़ने में क्या करें, सहायता करें। तो इनकी जो गति होती है वो उधर होती है जिधर वो उस प्रकार का वस्तु है जिसको आसानी से पकड़ा जा सके या जिसमें अपने आप को क्या किया जा सके, लपेटा जा सके। ये स्पर्श की दिशा में गति कर रहे हैं, इसलिए इनका जो होने वाला गति होता है, इस गति को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श अनुवर्तन कहेंगे। और ये जो संरचना जो स्पर्श गति को शो करता है, इसको प्रतान कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतान, या अंग्रेजी में टेंड्रिल कहते हैं, टेंड्रिल। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे तना प्रतान, तना में जो प्रतान होता है या पतियों में प्रतान होता है, तो ये तना प्रतान या पति प्रतान, प्रतान इसको बोल सकते हैं स्टेम टेंड्रिल अंग्रेजी में, टेंड्रिल, और इसको बोलते हैं लीफ टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल। ये दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल होते हैं वो किसके होते हैं, प्रकाश अनुवर्तन के। तो इसको समझने का कोशिश करिएगा, ऐसे आसान है, ठीक है। और बाकी विशेष जो है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।